हाँ जी, करे स्टार्ट। सर। यस सर। ओके, स्क्रीन आ गई सबके पास में? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, चैप्टर 14 खोल लिया होगा आपने? यस सर। ठीक है, देखो अपने एक कक्षा कार्य की कॉपी साथ में रखना। कुछ बातें अलग आएगी तो मैं लिखवाऊंगा और बीच में से कुछ प्रश्न भी आपको लिखवाते हुए चलूंगा, ठीक है? अपनी यस बुक सर। में भी ध्यान रखें और बीच में यस जब सर। कुछ लिखवाया जाए तो लिखना भी है। देखिए, सर अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो आप? मैं चैप्टर 14 पढ़ा रहा हूँ बेटा। ओके सर। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन विद्यमान है। तो आपको ये पता है कि हमारी धरती को छोड़कर अन्य अभी तक किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं खोजा जा सका है। केवल धरती ही वो ग्रह है जिसके ऊपर जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता। अब पृथ्वी पर जो जीवन वर्तमान में विद्यमान है, तो यहाँ पर जीवन को संभव बनाने के लिए कई सारे कारण या कारक जिम्मेदार है। हम ये भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश ताप, परिवेश का मतलब है वातावरण, यानी कि वातावरण का ताप, जल और भोजन की आवश्यकता होती है। तो कोई भी प्राणी यदि जीवित रहता है तो उसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा और पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। तो इस धरती पर जो भी जीवन संभव है वर्तमान में, तो इसके लिए दो महत्वपूर्ण चीजें, एक तो सूर्य की ऊर्जा और दूसरा इस धरती पर उपलब्ध संपदा या संसाधन, जिसमें जल, आपके मृदा, वायु, ये सब संपदा के अंतर्गत आते हैं। तो अब ये देखो पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है। तो पृथ्वी के ऊपर जो जीवन को संभव बनाने वाली संपदा है, एक तो इसमें आता है स्थल, इसमें जल आता है और इसमें क्या आता है? वायु आती है। अब यहाँ पर आप अंडरलाइन कीजिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। एक तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए और यहीं पर साइड में आप प्रश्न भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न बनता है स्थल मंडल किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आप नोट कर लीजिए, स्थल मंडल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नोट किया सबने? यस सर। यस सर। उत्तर आपके सामने है। पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत है उसी को क्या बोला जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। इसे हम धरातल भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? नो सर। नो सर। क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ठीक, आगे देखो अब। हाँ, तो ये बात हमने अंडरलाइन करी है अभी उसके उत्तर के रूप में। अब देखो आगे, पृथ्वी के 75% भाग पर जल है। क्या लाइन सही है क्या? ये बताइए आप, बताओ पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल होता है? 75%। नहीं, 73%। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल। अब इसमें क्या है कि 71 की जगह 75 दिया है, तो आप इसको सुधार लेना, 75 की जगह 71 कर लेना।
ठीक है, ध्यान दिया आपने। अब आगे देखो, यह भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, इन सभी को जल मंडल कहता है। अब हमारे सामने एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जल मंडल किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे जल मंडल के लिए? देखो पहले तो एक प्रश्न तो आप ये लिख लो यहाँ पर कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो इसका उत्तर तो आप क्या दोगे? 71%। 71%। एक प्रश्न में यहां पर वो कह दूं कि जल मंडल किसे कहते हैं? जल मंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप क्या देंगे अब? पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और ये भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है, इसे जलमंडल कहते हैं। पाया जाता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं बदलवा करके आपको लिखवा देता हूं। उत्तर आप लिख लीजिए, इसका नोट भी कर लेना। भूमिगत जल सहित पृथ्वी के संपूर्ण भाग में पाए जाने वाले संपूर्ण जल को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल कहते हैं। आपने बताइए वो भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अलग लैंग्वेज में आपको लिखवा देता हूं। भूमिगत जल सहित पृथ्वी के संपूर्ण भाग में पाए जाने वाला जो संपूर्ण जल है उसको क्या बोला जाता है? जलमंडल कहा जाता है। हाँ जी, नोट किया सबने? यस सर। ओके सर। ठीक है, हटा दूं भाई? हाँ सर। सर। ठीक, धन्यवाद। अब आगे देखिए आप, जलमंडल तक हो गया। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहते हैं। जीवित पदार्थ वही पाए जाते हैं जहां ये तीनों अवयव स्थित है। अब यहां से देखो, जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का वह घेरा जहां वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है? जीव मंडल कहते हैं। उसे क्या कहा गया भाई? जीव मंडल कहा गया। ठीक है, तो 2 प्रश्न और लिखवा रहा हूं अब यहां पर मैं। 3 प्रश्न हो गए ना पहले, चौथा प्रश्न यस सर। लिखना आप। चौथा प्रश्न लिखना, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? बता सकते हो? वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती है उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जैवमंडल या जीवमंडल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं?
इसका उत्तर भी आप बता सकते हैं। जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा जहां वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। सर पीने योग्य जल कितना है, कितना प्रतिशत है? लगभग 2.71% है। जितना टोटल जल है ना इस धरती पर, उसका लगभग 2.71% के आसपास। हाँ भाई, सबने नोट किया? कर लिया। ठीक है, आगे देखो। सजीव जीव मंडल के जैविक घटक को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीव मंडल के जो जैविक घटक है उनके नाम बताइए। तो जितने भी सजीव है वो सब जीव मंडल के जैविक घटक है, जिसके अंदर आप मनुष्य का उदाहरण दे सकते हो, पादपों का उदाहरण दे सकते हो, मछली, मगरमच्छ, सबका उदाहरण दे सकते हो, है ना। और वायु, जल, मृदा जीव मंडल के कौन से घटक है? निर्जीव घटक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निर्जीव जीव मंडल के निर्जीव घटकों के नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे इसमें? वायु, जल और मृदा, मतलब जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 6 नोट करिए। अब क्या लिखोगे प्रश्न? जैव मंडल या जीव मंडल एक ही बात है भाई। के जैविक घटकों के नाम बताइए। तो इसमें आप किसका नाम बताओगे? उत्तर में आप इसमें जितने भी सजीव है उसका उदाहरण दोगे। सजीव जैसे मनुष्य, पादप, पादप और जंतु। हाँ, तो जंतु आदि। करिए भाई नोट। किया भाई सबने नोट? यस सर। हटा दूं? क्वेश्चन नंबर 7। जीव मंडल के अजैविक या निर्जीव घटकों के नाम बताइए। अब इसका उदाहरण उत्तर तो आप दे सकते हैं ना? क्या बताओगे? वायु, जल, मृदा। जल और वायु, जल, मृदा, मृदा। ये तो आप खुद लिख लेंगे। हो गया सबके? यस सर। ठीक है। नो सर। नहीं हुआ? देखो भाई, रिकॉर्डिंग चालू हो गई थी ना अपने। हो गया सर। हो गया भाई सबके? यस सर। यस सर। हो गया सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो आगे,
आइए अब इन अजैविक घटक जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए आवश्यक है उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, जो निर्जीव घटक है जो कि इस धरती पर जीवन को संभव बनाते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी कि आप वायु के बारे में पढ़ोगे, जल के बारे में पढ़ोगे और किसके बारे में पढ़ोगे, मृदा के बारे में पढ़ोगे। अच्छा भाई, एक चीज देखो आप, और देखो ध्यान से, देखो इसको मान लीजिए आप, ये जलमंडल है। क्या है ये? जलमंडल। इसको मान लीजिए ये है आपका स्थल मंडल, और इसको मान लीजिए ये है आपका वायुमंडल। वायुमंडल। ठीक है, अब ये तीनों एक जगह पर मिल रहे हैं। कहां पर? यहां पर मिल गए ये, और यहां पर ये तीनों आपस में मिलकर के जीवन को संभव बनाएंगे। तो ये वाला हिस्सा जो तीनों का मिला हुआ रूप है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा जीवमंडल या जीवमंडल। जैवमंडल। ठीक है ना। यदि इन तीनों घटकों में से कोई एक घटक नहीं होगा ना किसी जगह पर, तो वहां जीवन संभव नहीं होगा। जब ये तीनों आपस में मिलेंगे और सही मात्रा में मिलेंगे, तभी वहां पर जीवन संभव हो पाता है। तो जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल आपस में मिलकर जहां पर जीवन को संभव बना रहे हैं ना, वो भाग क्या कहलाएगा? जीवमंडल कहलाएगा। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, हटा देना इसको तो। हाँ सर। चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहां पर जीवन की श्वास वायु। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वायु के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तो हम पहले अध्याय में वायु के घटकों के विषय में पढ़ चुके हैं। यह बहुत सी गैसों जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का मिश्रण है। तो वास्तव में वायुमंडल क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। और आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो वायुमंडल होता है, इसमें 78% तो क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस। और लगभग 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस। और शेष 1% में क्या होती है? अन्य गैसें। अन्य गैसें। कई सारी गैसें 1% में आती है। इसमें आपके CO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, इस तरीके की गैसें सारी इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा जलवाष्प भी इसी के अंदर आता है, जल वाष्प। हाइड्रोजन। ठीक है, तो इतनी सारी गैसों का मिश्रण होता है हमारा वायुमंडल। यह जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम है। वायु के घटकों का परिणाम। अब यहां पर एक प्रश्न बनेगा, देखो शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहां कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। वास्तव में शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है? जीवन संभव नहीं होता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह पर जीवन संभव क्यों नहीं है, तो आप उत्तर क्या दोगे उसका? क्योंकि शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह पर
वायुमंडल का 95 से 97% भाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना होता है। इस कारण से वहां पर जीवन संभव नहीं है। क्योंकि आप सभी को ये पता है कि जब सजीव श्वसन करता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल कम मात्रा में है, यहाँ काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए यहाँ पर जीवन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक प्रश्न नोट कर लीजिए, अभी मैंने जो बोला है 8वां प्रश्न है ना भैया? यस सर। क्वेश्चन संख्या 8 है। कलर आप बताओ, कलर कौन सा? ब्लैक ले लेता हूँ ना, कल से फिर मैं इस पे ब्लू व्हाइट ब्लैक। पर्दा ही बना दूंगा, कल व्हाइट पर्दा बना दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एवं मंगल ग्रह पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता? क्यों नहीं पाया जाता, या जीवन संभव क्यों नहीं है? कैसे भी प्रश्न घुमा फिरा करके आ जाए, उत्तर एक ही होगा हमारा। आप क्या कहोगे कि जीवन को संभव बनाने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी होती है, जबकि शुक्र ग्रह और जो मंगल ग्रह है उसके वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इस कारण से इन ग्रहों पर जीवन संभव नहीं होता है। नोट किया भाई सबने प्रश्न? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ, प्रोकैरियोट कोशिकाओं और बहुत सी यूकेरियोट कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोट कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहले मुझे ये बताओ कि यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है? वह कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली से ढके रहते हैं, वो यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहलाती है। हाँ, वो कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग तथा केंद्रक झिल्ली पाई जाती है वो तो यूकेरियोटिक कोशिका होती है। मतलब केंद्रक बना होता है उनमें सेपरेट, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली होती है, और भी जो झिल्ली वाले कोशिकांगक है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लाइसोसोम हुआ, अंतःप्रद्रवी जालिका हुआ, ये झिल्ली वाले कोशिकांग है, ये सब उसमें पाए जाते हैं, तो वो यूकेरियोटिक कोशिका है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, और इनके केंद्रक के चारों ओर कोशिका झिल्ली भी नहीं होती है। तो दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और ग्लूकोज को तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ग्लूकोज को तोड़ करके जब वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ध्यान रखना, इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? श्वसन। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को श्वसन बोला जाता है। श्वसन में ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके उससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो वो क्रिया क्या हो गई? श्वसन हो गई। जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। तो ऑक्सीजन तो इसमें काम आएगी, और कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन यहां पर हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है, यानी कि इसमें भी ऑक्सीजन काम आती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, तो वह होता है दहन की क्रिया है। तो आप ध्यान रखना, ये दो क्रियाएं हैं, एक तो श्वसन और दूसरी दहन। इनमें क्या होता है? ऑक्सीजन का तो उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। श्वसन और दहन ये दोनों ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें ऑक्सीजन का उपयोग होगा, मतलब ऑक्सीजन खपत होगी, और उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इनमें से केवल मनुष्य के वे क्रियाकलाप ही नहीं जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते, बल्कि जंगलों में लगी आग भी आती है। तो किसी भी प्रकार का दहन है, चाहे प्राकृतिक रूप से आग लग रही हो, चाहे मनुष्य किसी भी प्रकार का ईंधन जला रहा है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लकड़ी, कोयला, कुछ भी जलाया जा रहा है, सब दहन है।
और इसमें ऑक्सीजन काम आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, उत्पादन होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको एक प्रश्न नोट करना है, लिखवा दे प्रश्न, इसको तो हटा देना हाँ भाई, सर। हाँ सर। या कुछ हाँ नोट सर। करना है? ठीक है, तो एक प्रश्न आप लिखिए, प्रश्न 9वां है ये, है ना, 9वां प्रश्न, ब्लैक ले लेते हैं, लिखिए, दो ऐसी प्रक्रियाओं दो ऐसी प्रक्रियाओं का नाम बताइए जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन की खपत खपत का मतलब उपयोग में आएगी ऑक्सीजन, एवं CO2 का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। बताइए क्या बताएंगे उत्तर आप इसका? दहन और श्वसन। श्वसन और दहन। हाँ बिल्कुल, श्वसन की दहन प्रक्रिया। और श्वसन, इन दोनों में ऑक्सीजन काम आता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। सर आपने दहन गलत लिखा है। कैसे लिखते हैं? ये सही है क्या? यस सर। तो ऊपर भी यही लिखा है, ऊपर भी मैंने यही लिखा था बेटा। तो देखो, इस धरती पर जीवन को संभव बनाने के लिए जरूरी क्या है कि ऑक्सीजन जो है 21% बनी रहे। यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लग जाएगी तो धरती का तापमान जो है सामान्य से ज्यादा होने लग जाएगा और ऐसी स्थिति में जीवन संभव नहीं होगा। जैसा कि आपने शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा था अभी कि यहाँ पर 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। अब अपन ये देख रहे हैं कि ये दहन और ये श्वसन, इन दोनों क्रियाओं के द्वारा CO2 का उत्पादन होता है। तो कोई ऐसी क्रियाएं भी होती होगी जिसके द्वारा ये जो CO2 है ये स्थिर हो जाती है। स्थिर होने का मतलब है कि किसी ऐसे यौगिक में बदल जाए जिसके द्वारा ये वायुमंडल से पृथक हो जाए या फिर ये ऑक्सीजन में बदल जाए। तो ऐसी क्रियाएं भी वायुमंडल में होनी चाहिए ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा निश्चित बने रहे और ऑक्सीजन की मात्रा भी निश्चित बनी रहे। तो देखो आगे देखिए, अब आपको ऐसी क्रियाओं के नाम मिलेंगे। अब इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है क्योंकि अपन श्वसन भी करते हैं और हम दहन भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगभग 0.03% है वर्तमान में, है ना। तो ये 0.03% ही क्यों बनी हुई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तो लगातार उत्पादन होता है दहन से और श्वसन से। तो कारण क्या उसका देखो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर होती है। स्थिर होने का मतलब मैंने आपको बताया, या तो ऐसे यौगिक में बदल जाए जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उस यौगिक में बदल करके वायुमंडल से पृथक हो जाए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में बदल जाए, ऑक्सीजन में बदल जाए। ये दोनों क्रियाओं को ही अपन बोलेंगे भाई CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो क्या हो गई, स्थिर हो गई।
तो देखो इसमें पहली क्रिया है, हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है भाई? ग्लूकोज में। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है किस में बदल गई? ग्लूकोज में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पौधे करते हैं, उस क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वायुमंडल से पृथक हो गई ग्लूकोज के रूप में। बोलो हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब स्थिर हो गई। क्लियर है बात? दूसरी चीज देखो, बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल में घुलती है ना, तो कार्बोनेट आयन के रूप में बदल जाती है। किस रूप में बदल जाती है? कार्बोनेट आयन के रूप में। और समुद्र के अंदर रहने वाले कुछ जीव इसी कार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट के कवच बनाने के लिए काम में ले लेते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसे कौन से समुद्री जीव है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट के कवच पाए जाते हैं? मछली पे। कछुआ। कछुआ। मछली पे और कछुआ, ठीक है। और चलो मैं आपको कबूतर के बताता अंडों हूँ। पर। समुद्री नहीं, अर्चिन। वो समुद्री जीव नहीं है। कबूतर के अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन वो समुद्री जीव नहीं है। हम यहाँ पर केवल किसकी बात कर रहे हैं? समुद्री जीवों की। आपने मोलस्का संघ पढ़ा है भाई? यस सर। इसके उदाहरण में एक तो आपने घोंगा पढ़ा होगा, और एक सीपी पढ़े थे क्या? हाँ घोंगा, सर। शंख। शंख के ऑक्टोपस। अंदर रहने वाले जीव का नाम है घोंगा। उसका बाहर का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, उसी को हम शंख के रूप में काम में लेते हैं। सीपी भी आपने देखा होगा, जो बजरी आती है या सर बहता हुआ ऑक्टोपस कोई भी। पानी। नहीं, ऑक्टोपस मोलस्का में आता है, लेकिन उसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता है। वास्तविकता में मोलस्का संघ के जो जीव है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं होता है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। तो ऑक्टोपस वो जीव है जो मोलस्का संघ का जीव तो है, लेकिन उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं है। मैंने यहाँ जो उदाहरण दिए हैं, ये दोनों उदाहरण वो है जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक ओके जीव सर। आपने और पढ़ा होगा जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा। बिल्कुल, वेरी गुड। इकाइनोडर्मेटा। स्टारफिश। स्टारफिश। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो कांटे अपने शरीर पर बनाएंगे, वो भी किसकी सहायता से बनाएंगे? समुद्र के जल में जो कार्बोनेट आयन घुला हुआ है, उसी को ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल करके बनाएंगे। तो ये दो क्रियाएं ऐसी है जिनके द्वारा CO2 क्या होती है? स्थिर होती है। तो यहाँ पर भी CO2 जो है कैल्शियम कार्बोनेट में बदल करके वायुमंडल से क्या हो गई? पृथक हो गई। बोलो बात समझ में आ गई मेरी? प्रश्न पूछा जाएगा ऐसा कि दो विधियां लिखिए जिनके द्वारा CO2 स्थिर होती है। तो ये दोनों विधियां हैं आपके सामने। हरे पौधे पेड़ पौधे सूर्य की किरण की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देता है। एक तो ये हो गई, और दूसरी क्या है? बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। क्लियर है बात? बोलो। यस सर। यस सर। लिखवा दें प्रश्न? हाँ सर। 10वां प्रश्न लिखो तो। लिखिए, दो विधियां लिखिए जिनके द्वारा CO2 स्थिर होता है। जिनके द्वारा CO2 क्या होता है? स्थिर होता है। तो ऐसे अपने को दो विधियां लिखनी है, और ये विधियां आपके सामने लिखी हुई है, यहां से यहां तक।
हाँ भाई, कोई दिक्कत है? हो गया सब क्या? हाँ सर। यस सर। ओके, यस सर। नहीं सर। अब देखो आप ध्यान से, ये जो वायु है हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या बना के रख रखी है? एक घेरा बना रखी है, और इसी घेरे को अपन ने क्या बोला है? वायुमंडल बोला है। तो ये वायुमंडल हमारी धरती पर ऐसा क्या काम करता है जिसके द्वारा ये जीवन को संभव बना पा रहा है? तो वास्तविकता में ये क्या है? पृथ्वी का जो जलवायु है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन? वायुमंडल। तो वायुमंडल पृथ्वी की जो जलवायु उसको नियंत्रित करके क्या करेगा? इस धरती पर जीवन को संभव बनाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, अभी अपन मान लीजिए सर्दी का मौसम चल रहा, अपन कंबल या शाल ओढ़ लेते हैं, तो क्या करता है वो? गर्माहट देता है। गर्माहट कैसे देता देता है। है देते गर्माहट? रहता है। क्या उसके अंदर कोई हीटर लगे हुए हैं जो हमें वो गर्मी प्रदान कर रहा है? नहीं सर। नहीं शरीर सर। की ऊष्मा को रोकता भाई है। है तो कपड़ा ही है वो। तो वास्तविकता शरीर में की क्या होता ऊष्मा। है हाँ, अब हमारा शरीर सर खुद क्या कर रहा है? ऊष्मा का निर्माण कर रहा है ना? हाँ सर। अब यदि हम कपड़े नहीं पहनते हैं तो ये ऊष्मा कहाँ चली जाती है? वातावरण के अंदर चली जाती है। हमारी ऊष्मा वातावरण में चली गई, इसलिए हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि हमने इसके चारों ओर कंबल डाल दिया, और कंबल ऊष्मा का क्या होता है? कुछ अलग। कुचालक होता है। कुचालक। तो हमारे शरीर की ऊष्मा जो है वो इस कंबल के अंदर अंदर ही रहेगी, बाहर जा ही नहीं पाएगी। तो हमारा शरीर हमारे शरीर की ऊष्मा से गर्म बना रहता है। हमारा शरीर हमारे शरीर की ऊष्मा से गर्म बना रहता है। तो ठीक ऐसे ही ये जो वायुमंडल है ये भी हमारी धरती को कंबल के समान लपेटे हुए हैं। तो ये क्या करता है? सूर्य से ऊष्मा जो आ गई धरती पर उसको आने तो देता है, लेकिन उसको वापस जाने से रोकता है, जिससे हमारी जो पृथ्वी है उसका दिन का और रात का जो तापमान है उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है। दिन के समय हमारी पृथ्वी न तो अचानक से गर्म होती है, और रात्रि के समय सर हमारी अशोक का पृथ्वी माइक न बंद कराओ। अचानक गर्म होती है। हाँ, माइक ऑफ करना भाई। माइक किसका चालू है? ये बंद करिए। हाँ, अशोक का है सर। तो इस वायुमंडल के कारण क्या होता है? भैया बंद रखो, माइक बंद रखो। इस वायुमंडल के कारण क्या होगा? दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश धरती पर गिरता है तो ये ऊष्मा की कुचालक होने के कारण क्या करेगी? वायु धीरे धीरे ऊष्मा को अंदर आने देगी। तो इससे हमारी पृथ्वी अचानक से गर्म नहीं होगी, धीरे धीरे गर्म होगी। और रात के समय जब सूर्य नहीं है तो इस धरती से वापस ऊष्मा बाहर भी निकलेगी ना, लेकिन ये वायु का जो घेरा है ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए ऊष्मा धीरे धीरे बाहर निकलेगी। तो रात के समय हमारी धरती अचानक से ठंडी भी नहीं होगी। तो दिन के समय तो ये अचानक गर्म नहीं होती है, और रात के समय ये अचानक ठंडी नहीं होती। यहाँ तक कि वर्ष भर यही काम चलता है। पूरे वर्ष में हमारी धरती का जो तापमान है वो अचानक से बहुत कम नहीं होता और अचानक से बहुत ज्यादा नहीं होता, और यही प्रक्रिया इस धरती पर क्या करती है? जीवन को संभव बनाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे अपन कल पढ़ेंगे। ये बिंदु कल पढ़ेंगे अपन। तो आज जो आपको मैंने प्रश्न लिखवाए हैं उनके आंसर करना और उनको याद भी करना साथ के साथ। ओके सर। ठीक है, आप सभी लेफ्ट हो जाइए।